नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ईरान दुनिया का वो अजीबोगरीब देश है जहां सत्ता ना तो राष्ट्रपति के हाथों में होती है और ना वहां कोई प्रधानमंत्री होता है। ईरान में हुक्म चलता है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर का। और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को अमेरिका और इजराइल ने मार दिया है। लेकिन 7 दिन बाद भी ईरान अभी तक अपना सुप्रीम लीडर नहीं चुन पाया है। सुप्रीम लीडर को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बोल दिया है कि नया सुप्रीम लीडर अमेरिका की इच्छा के बिना नहीं चुना जा सकता। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान में यह सुप्रीम लीडर कौन होता है, यह कैसे चुना जाता है और क्या होती है इसकी ताकत। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान में सुप्रीम लीडर की रेस में कौन कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं। क्या खामनेई के बेटे मुस्तफा संभालेंगे पिता की जगह, या फिर कोई और बनेगा सुप्रीम लीडर, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन तो लिया है लेकिन अमेरिका और इजराइल के डर से वो उसका नाम नहीं बता रहा है, क्योंकि इजराइल पहले ही ये कह चुका है कि वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेगा। तो सुप्रीम लीडर के सस्पेंस को समझने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनकी जगह कौन लेगा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर वहां के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी आज्ञा के बिना ईरान में पत्ता भी नहीं हिलता है। और ऐसे में जब एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार बमबारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुनने को लेकर गहमागहमी है। ईरान ने अभी नए सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकारी मीडिया फार्स के समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ने ईरान के वो संभावित सुप्रीम लीडर हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। उनका नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि उनकी योग्यता और धार्मिक राजनीतिक अनुभव उन्हें मजबूत उम्मीदवार बना रहा है। आपको बता दें कि मुस्तफा खामनेई पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, और यही वजह है कि अब ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा, इस बहस में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में फिर से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। आइए पहले आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ईरान के सुप्रीम लीडर का पावर और कैसे होता है उसका चुनाव। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. For Iran, it's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. तो ट्रंप बोल रहे हैं कि उनकी इच्छा के बिना ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने आए ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खातिबजादेह ने ट्रंप पर ताना मारते हुए कहा है कि जो व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं चुन सकता, वो किस हक से ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त करना चाहता है। President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial
this colonial approach that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran. तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान एक पूरे सिस्टम के साथ चल रहा है। देश के अंदरूनी फैसले भी हो रहे हैं और युद्ध में वो अमेरिका और इजराइल को तगड़ा जवाब भी दे रहा है। असल में ईरान को एक अंतरिम नेतृत्व परिषद चला रही है और ये तब तक काम करेगी जब तक कि नए सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं हो जाता। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव आखिर होता कैसे है और इस सुप्रीम लीडर के पास कितनी शक्ति होती है। तो ईरानी संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का चयन 88 वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों वाली एक परिषद करती है। इसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी कहा जाता है। इन 88 इस्लामिक विद्वानों की परिषद का हर 8 साल में चुनाव होता है। विलायत फकीह के सिद्धांत पर ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन होता है और ईरान में इस सिद्धांत के तहत केवल किसी बड़े धार्मिक विद्वान या मौलवी को ही सुप्रीम लीडर का पद मिल सकता है, जिसे अयातुल्ला कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के पास आखिर कितनी ताकत होती है। तो ईरान में सुप्रीम लीडर का पद वहां के राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। ईरान का सुप्रीम लीडर देश के राष्ट्रपति को हटाने का फैसला भी ले सकता है। सुप्रीम लीडर देश की सभी सैन्य ताकतों का सर्वोच्च कमांडर होता है। सुप्रीम लीडर ही ईरान की सेना के प्रमुख को चुनता है, उसके चीफ को चुनता है, यानी पूरी सैन्य शक्ति सुप्रीम लीडर के अधीन होती है। और ईरान में सुप्रीम लीडर को युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार भी होता है। अमेरिका इजराइल से जुड़ी नीति हो या बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी बहुत बहुत जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम भी जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल परेशान है, वो भी सुप्रीम लीडर के आदेश पर ही चलता है। ईरान के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है और तो और सुप्रीम लीडर जो होता है वो ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो नेटवर्क का भी चीफ वही होता है। तो इस तरह से सुप्रीम लीडर ईरान की धरती पर मौजूद देश का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो दुनिया में ईरान और वेटिकन सिटी ही एक ऐसे देश हैं, 2 ऐसे देश हैं जहां धार्मिक नेता सबसे ज्यादा ताकतवर है। ईरान में सुप्रीम लीडर का दर्जा ठीक वैसा ही है जैसा वेटिकन में पोप को हासिल है। ईरान में सुप्रीम लीडर को रहबर कहा जाता है और रहबर का मतलब क्या होता है? रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। तो ईरान का अगला रहबर कौन होगा? ईरान के सरकारी मीडिया फार्स समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई इस पद पर चुने जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं, ऐसे अनुमान हैं और उन्हें पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही थी। ऐसी भी खबरें थी। अली खामनेई ने अपने जीते जी अपने बेटे मुस्तफा खामनेई को साल 2024 में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ऐसी खबर आई थी तब, और तब खामनेई ने अपनी बीमारी के चलते यह फैसला लिया था। हालांकि इस बात की कभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। तो 56 साल के मुस्तफा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। वो कट्टर विचारों के माने जाते हैं। 2022 में मुस्तफा खामनेई को अयातुल्ला की उपाधि दी गई, जो सर्वोच्च नेता बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके बिना सुप्रीम लीडर आप नहीं बन सकते जब तक कि आप अयातुल्ला नहीं हैं। तो मुस्तफा जो है वो पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में तब सामने आए थे जब उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को सख्ती के साथ कुचला था, जिसमें कई आम लोग मारे गए थे। तो मुस्तफा ने कभी कोई सरकारी पद नहीं लिया है अभी तक, और उनका प्रभाव, लेकिन जो उनका जो प्रभाव है, जो उनका इफेक्ट है, जो उनका दबाव है, वो हर सरकारी फैसले में नजर आता रहा है। और जानकारों के मुताबिक मुस्तफा एक रहस्यमयी इंसान है। वो बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं। वो अपने पिता की तरह बहुत कम सार्वजनिक भाषण देते हैं और कहा जाता है कि ईरान की सेना, IRGC, वहाँ की खुफिया एजेंसी और बड़े सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं वो मुस्तफा के बाकी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि अगर मुस्तफा खामेनेई रेस में आगे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो अली खामेनेई के बेटे हैं। लेकिन यही बात उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा भी है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के मूल विचारों में वंशवाद का विरोध भी शामिल था। ऐसे में एक पिता के बाद उसके बेटे को ही सत्ता सौंपने से कई लोग नाराज भी हो सकते हैं। दरअसल ईरान में सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद आया था। अब ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने दिल्ली में कहा है कि अमेरिका इसी इस्लामिक क्रांति का बदला ले रहा है। आइए पहले उनका यह बयान सुनते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आखिर 47 साल पहले ईरान में इस्लामिक क्रांति आखिर हुई कैसे थी। Who can believe
that they are for people of any country when they are carpet bombing, as we are talking right now. They are trying to take revenge of 1979 revolution by which we expelled American out of Iran. They are taking revenge of that. This is power politics, pure power politics, and nobody can sell it. And they have stopped even talking about that. If you ask Americans, they are not talking about the people of Iran anymore. That was on January 8th when they wanted to demonize Iran. They sent different thousands of internet terminals, communications, different terror cells inside Iran to misuse the protest, the peaceful protest of Iran against all the suffocation which is happening. तो ईरान आज एक इस्लामिक देश है और ये शरिया के कानून से चलता है, लेकिन ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 तक जहां शाह रज़ा पहलवी की हुकूमत थी और ईरान के राजा उस समय अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते थे। इजराइल के साथ भी उनके दोस्ताना संबंध थे, दोनों के दूतावास एक दूसरे के देशों में होते थे। वो ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र, जो राजा शाह पहलवी थे, वो एक मॉडर्न कंट्री ईरान को बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए। लेकिन इससे ईरान के ज्यादातर मौलवी जो थे वो चिढ़ गए और उन्हें अमेरिका का पिट्ठू कहने लगे। 1979 तक आते आते शाह पहलवी की लोकप्रियता बहुत तेजी से कम होने लगी, क्योंकि सत्ता में भाई भतीजावाद था और उस समय ईरान में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ऊपर से शाह पहलवी के शाही तौर तरीके ने लोगों की नाराजगी में आग में घी का काम किया। उस दौर में जो भी शाह पहलवी के खिलाफ आवाज उठाता उसका दमन कर दिया जाता पूरी क्रूरता के साथ। और इन्हीं में से एक थे अयातुल्लाह खुमैनी, जो ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे। और जब उन्होंने ईरान के शाह का विरोध किया तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया और वो पेरिस में रहने लगे। 1979 तक आते आते पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर शाह पहलवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये तस्वीरें उसी साल की हैं, उसी प्रदर्शन की हैं और आम हड़तालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि देश भर में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई और पूरा ईरान एक तरह से ठप हो गया। जनवरी 1979 में ईरान में खुमैनी के समर्थकों ने शाह की प्रतिमाओं को निस्तानाबूद कर दिया और आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह पहलवी और उनकी पत्नी हमेशा के लिए ईरान छोड़कर चले गए और इस तरह से ईरान में राजशाही का, शाह पहलवी का जो हुकूमत थी, जो उनके वंश का शासन था, उसका अंत हो गया। तो ईरान के राजा तो ईरान छोड़कर भाग गए, लेकिन तेहरान की गद्दी पर अब कौन बैठेगा इसका फैसला भी बाकी था। और यहीं तो शुरू होती है सुप्रीम लीडर की कहानी। शाह पहलवी के देश छोड़ने के बाद देश की बागडोर प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार के हाथों में आ गई थी। लेकिन इसी बीच 1 फरवरी 1979 को ईरान के सबसे बड़े मजहबी नेता अयातुल्लाह खुमैनी पेरिस से तेहरान आ गए। तेहरान एयरपोर्ट पर जो नज़ारा था उस वक्त, उसे आज भी दुनिया भूल नहीं पाई है। करीब 60 से 70 लाख लोग अयातुल्लाह खुमैनी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे और उस दिन तेहरान की सड़कों पर हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। अयातुल्लाह खुमैनी का काफिला जैसे इंसानी समंदर की भीड़ में कहीं खोसा गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा नाटकीय था। आने वाले दिनों में खुमैनी के समर्थकों और सरकार के बीच गलियों में और सड़कों पर जो मुठभेड़ थी, इनकाउंटर्स थे, वो एक आम बात हो गई। प्रधानमंत्री बख्तियार ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाना चाहते थे, नई सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन खुमैनी के समर्थक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इसी बीच 11 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह खुमैनी के समर्थकों ने तेहरान के मुख्य रेडियो स्टेशन पर धावा बोल दिया और प्रधानमंत्री बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया। इसके 2 महीने बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने राष्ट्रीय रायशुमारी में भारी कामयाबी हासिल की और एक बार हाथ में सत्ता आते ही उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और खुद को आजीवन ईरान का राजनीतिक और धार्मिक नेता नियुक्त कर दिया, यानी सुप्रीम लीडर अपने आप को घोषित कर दिया। तो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह खुमैनी। आइए अब आपको सुनाते हैं अयातुल्लाह खुमैनी की वो ऐतिहासिक स्पीच, वो भाषण जो उन्होंने ईरान वापस लौटने पर 1 फरवरी 1979 को तेहरान में दिया था। وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
तो सुना आपने, आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान में आते से ही ऐलान कर दिया था कि नई सरकार वो चुनेंगे और अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, यानी वो सुप्रीम लीडर बनने का विचार लेकर ही ईरान में आए थे। तो खुमैनी ने पूरे 10 साल तक इसी अंदाज में, तानाशाही के अंदाज में ईरान पर हुकूमत की। 1989 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उसके पहले ही वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अली खामनेई को बहुत आगे बढ़ा चुके थे। अली खामनेई आयतुल्लाह खुमैनी के बहुत करीबी, भरोसेमंद और उनके शिष्य माने जाते थे। 1981 में खुमैनी ने ही खामनेई को पहली बार राष्ट्रपति बनाया था और 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु हो गई तो उनके बदले अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए, यानी अली खामनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर बने। लेकिन यहां यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि जब खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया था तब वो उस समय तक आयतुल्लाह नहीं थे, जबकि सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्लाह होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए इस शर्त को हटा दिया गया और उसके कुछ दिनों बाद खामनेई को रातों रात एक महान आयतुल्लाह ने घोषित कर दिया गया और वो इस तरह से शियाओं के नेता बन गए। तो खामनेई भले ही लंबे समय से वफादार और सत्ता के अंदरूनी व्यक्ति थे, लेकिन उनमें खुमैनी जैसा करिश्मा उस वक्त नहीं था। धार्मिक ताकत भी नहीं थी। देश में विरोधियों को कुचलने को लेकर, पत्रकारों को प्रताड़ित करने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और महिलाओं की आज़ादी को खत्म करने की वजह से अली खामनेई पर अक्सर सवाल उठते रहे, लेकिन वो इन सवालों के साथ ही अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि जंग के 7वें दिन कौन किस पर पड़ रहा है भारी और किसकी कैसी है तैयारी। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए MDH का जलजीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। यार चले, रहने देते हैं ना यार। क्या हुआ? खाली गेट को क्यों देख रहे हो? सर कॉलेज गेट के उस तरफ जाने में बहुत डर लगता है सर, पर अब करना पड़ेगा। अरे डरो मत, गेट के उस तरफ एक्सपीरियंस भी है और 20,000 पे महीना भी। 20,000 रुपए महीना? क्या सर, हम जैसे फ्रेशर्स को कौन देगा 20,000 रुपए महीना? CM इंटर्नशिप के बारे में सर्च करो। CM इंटर्नशिप? ये क्या है? अरे 3 महीने की इंटर्नशिप और 20,000 का स्टाइपेंड भी। थैंक यू सर। तो गेट को देखो मत, गेट सेट एंड गो। विकसित दिल्ली CM इंटर्नशिप प्रोग्राम 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विजन और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। पहला कदम बदलाव का, 1 साल विकास का। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? को कने ठीक किया, जोजी यू टर्न लिया। इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास, है ना? अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 7 दिनों से जंग जारी है और दोनों तरफ से लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की 22वीं खेप दागी है, जिसमें IRGC ने इजराइल के अंदरूनी हिस्सों को निशाना बनाया है। साथ ही ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। उधर इजराइल ने तेहरान में खामनेई से जुड़े एक अंडरग्राउंड सैन्य बंकर को हवाई हमले में तबाह करने का वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना के मुताबिक इस कार्रवाई में उसके 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इजराइल का दावा है कि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस परिसर का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं इजराइल और अमेरिका ने ईरान के शिराज शहर पर हमला किया, जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। और बीते 7 दिनों से जारी हमले में अब तक ईरान में 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा घरों और 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और ईरान में कई शहरों में पानी और बिजली सप्लाई ठप पड़ चुकी है। और हमलों का सबसे ज्यादा असर, सबसे खतरनाक असर राजधानी तेहरान में हुआ है। वहीं ईरान अब तक इजराइल समेत 12 देशों पर हमले कर चुका है। कतर ने आज दोहा के पास अल उदीद एयरबेस पर हुए ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया। सऊदी अरब ने भी आज रियाद के नजदीक माफ कीजिएगा, ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। वहीं बहरीन ने 78 ईरानी मिसाइलों और 144 ड्रोनों को नष्ट करने का दावा किया है। इस बीच इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। तो अमेरिका ने कहा है कि उसने अब तक ईरानी नौसेना के 30 से ज्यादा जहाजों को नष्ट कर दिया है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पिछले 72 घंटों में बम वर्षक विमानों ने ईरान के अंदर लगभग 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। और B-2 बम वर्षक विमानों ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाते हुए दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैंड कूपर का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में अब कमी आ चुकी है। In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Notably, we've also struck Iran's equivalent of Space Command, which degrades their ability to threaten Americans. Then, if I just look back over the last 24 hours of the operation compared to where we were at start, ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली बमों की बारिश। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं। इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या
अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।